नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार और आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के ऊपर। कुछ दिन पहले अभी जो बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार है मोहम्मद यूनुस, वह रूसे हुए फुफ्फा की तरह, जो शादियों में आते हैं फुफ्फा और रूस जाते हैं, तो उसी की तरह बांग्लादेश के लोगों को धमकी दी है कि मैं पद से इस्तीफा दे दूंगा। अब हम ये जानने की प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों उन्होंने इस प्रकार की बात बोली है। देखिए, लोगों ने पूछा कि आप इस्तीफा क्यों देना चाहते हैं, तो जो मोहम्मद यूनुस हैं उन्होंने बोला कि हमें बांग्लादेश के लोग, हम जिस प्रकार से काम करना चाहते हैं हमें वह काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो लोग पूछे कि आखिर वे लोग हैं कौन, तो वे लोग तो बताएं कि यहाँ के राजनीतिक पार्टियां और कौन है, यहाँ के सेना। अच्छा, तो अब सेना भी बोल रही है मोहम्मद यूनुस को। कुछ दिन पहले ही बहुत ही फटकारते हुए मोहम्मद यूनुस को साफ साफ शब्दों में बोल दिया गया है कि आप बांग्लादेश में इलेक्शन करवाने के लिए आए हैं और आप इलेक्शन करवाइए और जाइए। लेकिन मोहम्मद यूनुस जो हैं उनको तो चस्का लग गया है कुर्सी का। अब जब कुर्सी का चस्का लग गया है तो वह अपना पद कैसे छोड़ें, क्योंकि एक बार जो कुर्सी पकड़ लेता है उसको कुर्सी छोड़ने का मन नहीं करता है, क्योंकि वह आराम से कभी चीन जा रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी किसी देश जा रहे हैं, किसी देश जा रहे हैं। तो वहाँ के राजनीतिक अभी जो पार्टियां हैं, वहाँ पर मुख्यतः अभी 4 राजनीतिक पार्टियां हैं जो अस्तित्व में हैं। एक बार हम थोड़ा पीछे से देखते चलते हैं। देखिए, जब 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जब अलग अलग हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान का नाम बांग्लादेश पड़ा, जिसको बनाने में भारत का मुख्य भूमिका है। अब उसके बाद 1972 से लेके 1975 तक जो है वह बांग्लादेश अवामी लीग नाम की राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, जो उसका मुखिया थे मेन शेख मुजीबुर रहमान, उनका सत्ता रहा। उसके बाद उनको कुछ दिन के बाद उनको और उनके सभी परिवारों को सेना के ही कुछ विद्रोहियों के द्वारा उनके सारे के सारे परिवार का हत्या कर दिया जाता है। उसमें से एक जो बस्ती हैं वह हैं शेख हसीना। शेख हसीना उस टाइम बांग्लादेश में नहीं थी, वह विदेश में थी अपनी पढ़ाई के सिलसिले में, तो इसलिए वे बच गई और बाकी लोग, उनके परिवार में जितने भी लोग थे उनको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, अब फिर शेख हसीना है, वह आज के जो बांग्लादेश अवामी लीग है उसको वह नेतृत्व करती हैं। तो कुछ दिन पहले बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ था। उस इलेक्शन में जो मेन अपोजिशन पार्टी थी खालिदा जिया वाली, तो खालिदा जिया ने यह आरोप लगाते हुए इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया कि जो अंतरिम सरकार बैठाई जाती है इलेक्शन से कुछ दिन पहले, वह न बैठाए जाने का आरोप शेख हसीना पर था। तो इस बात का जो अंदर उनके अपोजिशन लीडर ने इलेक्शन में भाग लेने से मना कर दिया। अब ऑटोमेटिक है, जब अपोजिशन भाग लेने से मना कर दिया तो बहुत ही आराम से शेख हसीना जो बांग्लादेश अवामी लीग हैं वह पार्टी जीत जाती है। और जो खालिदा जिया हैं वह पार्टी कौन सी चलाती हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। जब शेख हसीना इलेक्शन जीत जाती हैं तो भारत भी उनको सपोर्ट कर देता है। अब सपोर्ट तो कर देता है, लेकिन इस बात का गुस्सा, या हम बोलिए कि इस बात का फ़ायदा उठा के वहाँ के जो विरोधी दल हैं, और CIA का भी इसमें नाम आता है, और साथ ही साथ जो वहाँ के छात्र नेता हैं, उन सभी लोगों ने मिलकर बांग्लादेश के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दिया और बांग्लादेश में तत्काल वहाँ के जो प्रधानमंत्री शेख हसीना बनी हुई थी उनको देश छोड़ के भागना पड़ता है। अभी वह भारत में शरण ली हुई हैं। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। जैसे ही वहाँ से शेख हसीना निकलती है तो अमेरिका के जो पिट्ठू हैं या जो पोपेट हैं, उनको जो एक समय नोबेल पीस प्राइज़ भी जीत चुके हैं, तो उनको अमेरिका से यहाँ पे अंतरिम सरकार बनाने के लिए भेजा जाता है। और अंतरिम सरकार का काम यह होता है कि वह आए और कुछ दिनों के अंदर इलेक्शन करवाए, और जो पार्टी जीतेगी उसका मुखिया वहाँ का प्रधानमंत्री बनेगा, और जो ये अंतरिम सरकार है कुछ दिनों के बाद इनको हट जाना होगा। लेकिन इनको एक
प्लांट किया गया था। किसके द्वारा? CIA के द्वारा। वह क्यों किया गया था? वह इसलिए किया गया था क्योंकि जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जिस टाइम थे तो वह बताते थे कि हमसे एक गोरा व्यक्ति मिलने आया जो हमारे देश के ऊपर देश का कुछ हिस्सा काट के एक आइलैंड बनाना चाहता है और वहाँ पर अपना बेस या हम बोले कि एक क्रिश्चियन देश बनाना चाहता है। तो अगर इसमें अमेरिका अपना बेस बनाना चाहता है और जब इस चीज़ को लेकर शेख हसीना मना कर देती हैं तो मना करने के बाद उनका कुछ ही दिन के अंदर तख्ता पलट हो जाता है। तख्ता पलट तो हो गया, जिसको करवाना था वो करवा दिया, लेकिन वह अपना अब पोपट को भेज देते हैं। वह पोपेट है कौन? वह पोपेट हैं मोहम्मद मिजी। ठीक है, अब यहाँ पे मोहम्मद यूनुस जो हैं वह आते हैं। एक साल जिसको बुलाया गया था इलेक्शन कराने के लिए, लेकिन उनको अब बैठे हुए 1 साल हो गया और अब जब भी कोई पूछता है कि आप इलेक्शन कब करवाइएगा तो उनका एक ही बहाना है कि हम बांग्लादेश के अंदर कुछ यूनिफॉर्म करना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, इस बदलाव के लिए हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो लोगों ने फिर पूछा कि कितना टाइम लगेगा, तो बोले कि ठीक है, जब हम पूरा तरीका से बदलाव कर देंगे, वहाँ के जो संवैधानिक बदलाव है और जो उनका कहने का अर्थ है कि जो आर्थिक है, ये सब चीज़ें जब हम बदलाव कर देंगे तो अंत समय में इलेक्शन के टाइम आएगा। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन इसी बीच में ये जब शुरू में आए तो वहाँ का जो सेना प्रमुख है, अब एक चीज़ आप समझिए कि किसी भी देश में सत्ता चलाने के लिए पावर का होना बहुत आवश्यकता है। पावर कहाँ से आएगी? तो पावर आएगी आर्मी के पास से, क्योंकि सशस्त्र बल तो वही हैं। तो जो आर्मी के जो प्रमुख हैं उनका नाम है बकर उर जमान, अभी वहाँ के करंट आर्मी चीफ हैं। बकर उर जमान जब शुरू में आए और उन्होंने यूनिफॉर्म की बात की तो बकर उर जमान जो शेख हसीना ने ही उनको आर्मी चीफ बनाया था, लेकिन और एक साइड से शेख हसीना के रिलेशन में भी वह आते हैं। इनकी जो चचेरी बहन है शेख हसीना की, उनके पति हैं, मतलब जीजाजी हो गए। लेकिन उन्होंने जब स्थिति को खराब देखा तो शेख हसीना को बांग्लादेश से बाहर भेजवा दिए और उन्होंने कहा कि हम बांग्लादेश फर्स्ट के साथ खड़े हैं। यहाँ तक तो बात सभी को समझ में आ जाती। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया और मोहम्मद यूनुस जो हैं उनका जो काम करने का तरीका हुआ वह पूर्ण रूपेण भारत विरोधी होते चला गया, क्योंकि यह अमेरिका के द्वारा यहाँ पे बैठाए गए थे। अब क्या होता है कि वहाँ पे मुख्य रूप से 4 पार्टियाँ हैं। एक अवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी है, ठीक है। दूसरा है खालिदा जिया जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है। तीसरा है जो मोहम्मद यूनुस जो अंतरिम सरकार के लिए आए हैं, यह कोई पार्टी नहीं है लेकिन अभी सत्ता में बैठे हुए हैं। और चौथा जो मदद किया था मोहम्मद यूनुस को यहाँ पे बैठाने में। अब बोलिएगा ये कौन सा व्यक्ति है भाई? ये व्यक्ति का आप नाम सुने होंगे, नाहिद इस्माइल। नाहिद इस्माइल जो कि जब वहाँ दंगा भड़का तो इन्होंने ही बढ़ चढ़कर स्टूडेंट के साथ सत्ता को परिवर्तन कराने में मुख्य भूमिका निभाई थी। कुछ दिन तो मोहम्मद यूनुस के साथ रहे, लेकिन जो नाहिद इस्माइल है इसको जल्द ही समझ में आ गया कि अगर हम इनके पिट्ठू बने हुए रहें तो ये कुछ दिन के अंदर ही हमें बस पिट्ठू बना के रखेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। हम तो सभी की नज़र में भूल जाएंगे, इतिहास बन जाएंगे। इसलिए नाहिद इस्लाम ने भी एक पार्टी बनाई। उस पार्टी का उन्होंने नाम रखा जातीय नागरिक पार्टी। अब यहाँ पर 4 लोग हो गए। जो मोहम्मद यूनुस के साथ जो सेना खड़ी थी, अब वे भी कुछ बातों को लेकर खिलाफ हो गई। वह क्या बात है देखिए। कुछ दिन पहले तक तो साथ दिया, लेकिन एक गलती कर गए मोहम्मद यूनुस। वह गलती ये कर गए कि उन्होंने अमेरिका के साथ जो CIA है वह इनको बैठाया, इसलिए बैठाया कि उनको अपना जो भी टारगेट था वह अचीव करना था। तो इनको बैठाया, लेकिन उस तरीका से ये भी रिजल्ट देने में कामयाब हुए नहीं। तो CIA द्वारा एक और चाल चली जाती है। वह चाल क्या चली जाती है? वह चाल कि देखिए इस फिगर में आप देख रहे होंगे, भारत के साथ बांग्लादेश का बॉर्डर तो साझा करता ही है,
लेकिन साथ ही साथ 250 किलोमीटर का म्यांमार के साथ भी बांग्लादेश अपना बॉर्डर साझा करती है। म्यांमार जो है वह पूरी तरीका से बौद्धिस्ट कंट्री है। देखिए यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है, ये जो बीच वाला एरिया है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रखाइन प्रोविंस है। अब रखाइन प्रोविंस जो है उसमें म्यांमार के अंदर जितने भी मुसलमान थे, रोहिंग्या मुसलमान, उसको वहाँ से मारकर भगाया गया, क्योंकि ये लोग अपना जहाँ भी रहते हैं अपना काम स्टार्ट रखते हैं, तो इससे बौद्धिस्ट तंग आकर इनको मार के भगाने लगे। अब यहाँ पे इन लोग जब भागने लगे वहाँ से, तो बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर पे जो ये रखाइन प्रोविंस है, यहाँ पर आकर रोहिंग्या मुसलमान भर गए। भरने के साथ ही बहुत सारा और बांग्लादेश के अंदर भी घुस गए। तो बांग्लादेश के जगह एक कॉक्स बाजार नाम का जगह है, बहुत सारे बांग्लादेशी वहाँ भी घुस गए। पहले से ही उनका हालत खराब है बांग्लादेश के नागरिक का, और ये एक्सटर्नल रोहिंग्या, तो उनको अपने देश पे खतरा लगता है। तो CIA के द्वारा जो बताया गया कि ये जो बीच वाला एरिया है, यहाँ पे हम ह्यूमन राइट्स के नाम पे कुछ अनाज, कुछ खाने पीने की चीज़ रखना चाहेंगे, जिससे कि हमारे US की आर्मी देख रेख करेगा, और जितने भी लोगों को आवश्यकता है रोहिंग्या मुसलमान को, हम उनको देंगे। ये बात बोल तो दी है, लेकिन अब होता क्या है कि ये चीज़ें वहाँ के जो सेना प्रमुख हैं बकर जमान, उनको समझ में आ जाता है कि ये अगर यहाँ पर आया तो फिर से रोहिंग्या मुसलमान जो एक एरिया में भी उनको रखा गया है, वो हमारे बांग्लादेश के अंदर वही रास्ता से आ जाएंगे। तो उन्होंने पूरी तरीका से धमकाते हुए यूनुस सरकार को बोल दिया कि यह जो तुम कर रहे हो, यह हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं, और तुम जो देश के जो बॉर्डर की बात है, इस पर तुम फैसला ले कैसे सकते हो? तुम चुने हुए सरकार तो हो नहीं, तुम्हारा काम था इलेक्शन करवाना, इलेक्शन करवा के जाओ, लेकिन तुम इलेक्शन भी नहीं करवा रहे हो। तो उन्होंने डेडलाइन दे दिया कि दिसंबर 2025 तक आपको हर हाल में इलेक्शन करवाना ही होगा। अब कुछ दिन पहले, अब ये बात सोचे कि अब हमको हटना तो ऐसे भी है, मोहम्मद यूनुस सोच रहे हैं क्यों हम बेइज्जती होके हटें। तो इनसे कुछ दिन पहले नाहिद इस्लाम ने जाकर मुलाकात की, और मुलाकात में उन्होंने बताया कि हम सोच रहे हैं कि इस्तीफा दे दें। सारे लोग तो जितने भी पार्टियां हैं वह चाह ही रही है कि तुम इस्तीफा दे दो, क्योंकि अगर तुम ज़्यादा दिन तक बैठे हुए रह गए तो वे लोग जो पार्टियां बनाए हुए हैं वे क्या करेंगे। तो इस बात से लेकर फुफ्फा की तरह मुंह फुला लिए हैं, और वह धमकी दे रहे हैं ताकि हमको वहाँ की जनता के अंदर से सहानुभूति मिले, और जनता बोले कि सर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ दिन और रहिए, ये सहानुभूति लेने की शायद कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। अब जो वह कॉरिडोर बनाने के लिए है वह बैक ले चुके हैं, और अब पूर्ण रूपेण वह इस बात से पलट गए हैं कि वहां पर हम किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब देखिए, हमको लगता है कि जल्द ही वह इस्तीफा देंगे, और वहां दिसंबर में जो इलेक्शन होने वाली थी, हो सकता है कि वह इलेक्शन अक्टूबर तक हो जाए। आगे जैसे ही कुछ इस पर प्रोग्रेस होता है मैं आपको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप सभी लोग जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक